नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज मेरे पास 4 बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा कामयाबी है साद रिजवी की, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, और उनके जो हवारी थे पिछले कुछ दिनों से जो वो एक केस के पीछे लगे हुए थे उसमें वो कामयाब हुए। इसके साथ साथ एक आदिल राजा का केस आपको पता है बहुत दिनों से चल रहा है यूके की अदालत में। एक और बहुत बड़ा केस आने वाला है डेफेमेशन का, और वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड से ही होने वाला है, और आगे मजीद क्या स्ट्रेटेजी बन रही है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर है एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जो कि बुलाई जाने वाली है, लेकिन ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, इसका नाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगा। और चौथी खबर है कि शहबाज गिल को जो है वो आस्तीन का सांप करार दिया गया है। वो क्यों करार दिया गया उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले खबर, मैं साद रिजवी वाली खबर की तरफ भी आता हूं क्योंकि उसके ऊपर मैं कुछ जरा लंबी तकरीर करना चाह रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आजम सवाती के बारे में जो शहबाज गिल ने कहा है वो, और फिर जो आजम सवाती ने उनको जवाब दिया है। तो शहबाज गिल साहब ने इल्जाम लगाया था नाम लिए बगैर आजम सवाती का। आजम सवाती खुद ही वीडियो करने आ गए, उससे सॉर्ट ऑफ क्लियर हो गया कि वो आजम सवाती की बात कर रहे थे। वो उन्होंने इल्जाम ये लगाया था कि कोहिस्तान स्कैंडल में एक आजम सवाती साहब जो है उन्होंने जो कोहिस्तान स्कैंडल में मुलविस अफराद थे उनके साथ एक डील की जिसके मुताबिक उन्होंने एक उनका बंगला था और उन्होंने उनको ऑफर किया कि ये बंगला मेरे से खरीद लो और मुझे इसके पैसे दे दो। और वो बंगला जो कि 7-8 करोड़ रुपया गालिबन उनका जिसकी मालियत थी, एबटाबाद में ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है, और उन्होंने ये बंगला 80 करोड़ रुपए में बेचा। अब जाहिर सी बात है कि 80 करोड़ रुपए का बंगला एबटाबाद के अंदर बेचना जो है वो वैसे ही बड़ी कारनामे की बात है, क्योंकि इतनी तो जो प्राइसेस हैं वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के बंगलों की नहीं है। लेकिन उन्होंने बेचा, पता नहीं कितनी लैंड होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसकी जो मालियत शहबाज गिल साहब ने तयन किया जिसका वो 7-8 करोड़ थी, जबकि आजम सवाती के बारे में उनका ये कहना है बगैर नाम लिए कि 80 करोड़ रुपए का जो बंगला था वो बेचा गया। आजम सवाती ने इसके बारे में उनको फिर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल जो है वो लोगों के ऊपर इल्जामात लगा रहा है, अपनी पार्टी ही के लोगों के ऊपर इल्जामात लगा रहा है, तो पता नहीं वो किसके एजेंडे पर काम कर रहा है। और उन्होंने कहा कि ये वो शख्स है जिसने इमरान खान के बारे में ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो रिवील की जब ये कस्टडी में था, जो कि इमरान खान साहब के अपने भी इल्म में नहीं थी। और ये बातें इमरान खान साहब ने मुझे बताई, और ना सिर्फ मुझे बताई बल्कि और लोगों को भी बताई। और वो क्या क्या बातें थी, उनमें सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि उनके फ़ोन जो थे, ये पहले भी बात आ चुकी है सामने के के शहबाज गिल ने इमरान खान साहब के फ़ोन्स जो हैं वो लोकेट करके दिए। उस वक्त जो इस्लामाबाद पुलिस थी या जो भी पुलिस थी जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी सारे मामले को, साथ साथ उन्होंने कहा कि वो आस्तीन के सांप है। उन्होंने कहा कि कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, तुम वो पहले मुजरिम हो जिसने इमरान खान का भेदी होने की हैसियत से उसे धोखा दिया। तुमने एजेंसियों को ऐसी बातें की जिसका इमरान खान और इसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था। ये बात इमरान खान ने खाली मुझसे नहीं की, पार्टी के और भी बहुत से लोगों को इसका इल्म है। तुम जेल में रहे, पिम्स में रहे या CIA के लॉकअप में रहे, डर और खौफ के करतूत हर एक की जबान पर हैं। गिल साहब, आज पार्टी के अंदर जो लोगों पर तुम झूठे इल्जामात लगाकर तनकीद कर रहे हो, खुदा जाने किस एजेंडे की तकमील हो रही है। और इस बारे में ये बात की गई थी कि इमरान खान साहब की कोई ऑडियो कॉल्स भी थी, वो भी लीक हुई, उसी वजह से हुई क्योंकि इमरान खान साहब के जो फोन्स थे उन तक एक्सेस जो है वो शहबाज गिल साहब ने दी। इसके अलावा ये मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स हैं वो बातचीत माजी में भी करते रहे हैं। और इमरान खान साहब के 2 फोन थे जो कि, और एक ये भी इल्जाम लगा उनके ऊपर कि एक मरतबा इमरान खान का अपना फोन इन्होंने चोरी कर लिया था, जो कि इमरान खान साहब को भी नहीं पता चला था उस टाइम पर। तो एक वो फ्लाइट के अंदर उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब का फोन जो है वो चुक लिया था वहां से। एंड पीपल से कि ये क्योंकि थ्रू आउट एक एजेंडे पर काम कर रहे थे। आपको पता है कि शहबाज गिल साहब के कितने करीबी ताल्लुकात रहे हैं जनरल बाजवा से। वो कहते थे कि मेरी माँ भी बाजवा है, जनरल साहब भी बाजवा है, तो इसलिए हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात है। वी डोंट नो, जाहिर सी बात है ये मुख्तलिफ जगहों पर इल्जामात उनके ऊपर लगते रहे हैं। सच क्या है झूठ क्या है ये तो शहबाज गिल साहब खुद ही बता सकते हैं, या अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो फिर पता चल सकता है। दूसरी खबर की तरफ चलेंगे। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें एक APC बुलाने और एहतजाज का ऐलान किया गया। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ अपोजिशन की पार्टीज होंगी। देयरफॉर इट इज एन अपोजिशन पार्टीज इजलास। इसके लिए इसको ऑल पार्टीज इजलास नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग काफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो सियासी जमातें जो कि अपोजिशन में नहीं हैं या हुकूमत में मौजूद हैं, उनको उन्होंने कहा कि ये एजेंट्स हैं, टाउट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और हम तो इनकी हुकूमत गिराने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो बेसिकली इसको अपोजिशन का इकट्ठ कहना चाहिए, बजाय इसके कि इसको आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का नाम दें। और इसके अंदर से कहीं से भी पॉलिटिकल एक रिप्रोचमा की बात होती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि लगता यही है कि यहाँ पर भी जो असल नीयत है वो सिर्फ और सिर्फ इसको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कह के अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वेयरएज एट द सेम टाइम यू आर नॉट रियली एंगेजिंग विद द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द अदर साइड ऑफ द आइल। सो ये एक सूरत हाल है। इसके बारे में ये क्या नाम है उनका, वो खोखर साहब जो हैं
रावलपिंडी वाले, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है और साथ उनके जो थे वो महमूद खान अचकजई थे। सो लेट्स सी कि ये कहा जाता है। सलमान अकरम राजा भी वहां पर मौजूद थे। तीसरी खबर की तरफ चलेंगे, वो है साद रिजवी की धमकी जो कि काम कर गई है, क्योंकि साद रिजवी की धमकी के बाद जो कि जस्टिस एजाज इसहाक खान ने एक फैसला सुनाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसमें उन्होंने ब्लास्फेमी गैंग के खिलाफ, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और पंजाब की जो स्पेशल ब्रांच है उनकी जानिब से बहुत पेन्स टेकिंग वर्क के बाद एक पूरा एक स्कैम जो है वो अनर्थ किया गया था, जिसमें कहा जा रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब भी शामिल थे, इसके अलावा कुछ वकला शामिल थे। लाहौर हाई कोर्ट के वो जो जज साहब थे उन्होंने इस्तीफा दिया। आप देख सकते हैं कौन से जज साहब हैं, वो अपनी ऑनलाइन चेक कर लीजिए। तो उन सब के जो एक बड़ा गैंग था उसको अनर्थ किया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चला और इस केस के अंदर बहुत से हकाइक सामने आए और ईमान मज़ारी ने बहुत एफर्ट की उसके लिए उन लोगों को, और बहुत ब्रेव एफर्ट थी उनकी, जाहिर सी बात है इस चीज़ों को सामने लेकर आने की। लेकिन जब उसी वक्त जो है वो मौलाना फजलुर रहमान और साद रिजवी और दीगर अफराद जो हैं उन्होंने ऐसी बातें करना शुरू कर दी थी, अभी फैसला भी नहीं आया था। और फिर जब फैसला डिक्टेट करवाया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि एक 4 रुकनी कमीशन बनेगा जो कि इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करेगा और इसके अंदर देखेगा कौन कौन किस किस हद तक शामिल है, कहां कहां पर इनके टेंटिकल्स मौजूद हैं, तो उसके खिलाफ लोग खुलकर सामने आ गए। और खुलकर सामने आने के बाद अब यह फैसला हुआ है कि 2 जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही के, खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस आजम खान, इन्होंने हुक्म जारी किया है कि इस कमीशन के जो ऑर्डर्स हुए थे कि इसको फॉर्म किया जाएगा, इसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है? ये कोई पहला वाकया नहीं है। अब से कुछ अर्से पहले, पिछले साल ही हमने देखा कि काजी फायज ईसा ने जब एक फैसला जो है वो दिया था मुबारक सानी केस में, उसमें भी ये तमाम उलमा सो कॉल्ड जो हैं वो सामने आ गए थे। और अब एक मरतबा फिर बहुत सारे मौलवी जो हैं वो इकट्ठे होकर सामने आ गए। इसमें मौलाना फजलुर रहमान के जो स्टेटमेंट्स हैं, या जो वो कराची वाले जो हैं मसूद साहब, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप एक तरफ रखिए, लेकिन साद रिजवी के स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा क्लिप है 30 सेकंड का, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। 21 तारीख को उनके अपने अकाउंट से, अगर वो उनका अपना ही अकाउंट है, उससे वो पब्लिश हुआ है। इसके अंदर साद रिजवी ने धमकी दी है। उन्होंने कहा कि कोई शख्स चाहे किसी कुलीदी ओहदे पर बैठा हो, अब इसकी मैं एक इसको ड्रॉ करूंगा, इसकी एनालॉजी कहां से वो लेकर कहां से आ रहा है, इसको लिंक करूंगा मैं अभी। उन्होंने कहा कोई चाहे पार्लियामेंट का हिस्सा हो, पार्लियामेंट का हिस्सा पहले भी मुमताज कादरी ने जब कत्ल किया था गवर्नर को, तो आप याद रखिए कि गवर्नर एक बहुत अहम ओहदेदार होता है, लेकिन उसके चंद हफ्तों के बाद एक और पार्लियामेंट का मेंबर शहबाज भट्टी उसका कत्ल किया गया था। और शहबाज भट्टी जो था वो माइनॉरिटीज अफेयर्स का मिनिस्टर था। ही वॉज अ पार्लियामेंटेरियन, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। उन्होंने कहा है नाम लेके, पार्लियामेंट का हिस्सा हो, हाई कोर्ट का जज हो, और उसको कहा 1.5 फुटिया बौना वगैरह वगैरह। वो एजाज इसाक खान की बात कर रहे थे। कानून फारूक आजम वाला भी हमें मौजूद है, हमें पता है कि ये जो कानून है ये कितने जोगा है। अब यहां पर उनके कानून को खत्म करने की कोई बात नहीं हो रही। कहीं ये नहीं कहा जा रहा कि ब्लास्फेमी का जो कानून है उसको तब्दील किया जाएगा। सिर्फ बात ये हो रही है कि ब्लास्फेमी के कानून को एक तरफ रखिए, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ लोग ब्लास्फेमस कंटेंट पैदा करते हैं, लोगों के अकाउंट्स को हैक करते हैं, हैक करने के बाद उस पे से ब्लास्फेमस कंटेंट पोस्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर केस बनाते हैं, उसको फोन करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उससे पैसे ईंटते हैं, और उसके खिलाफ जो है वो अदालत भी फौरी तौर पर उनको रिमांड दे देती है और वकला भी जो है वो उसके साथ लग जाते हैं। तो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये कौन गलत इस्तेमाल कर रहा है इस सारे कानून को, इन तमाम चीजों का, उसकी जगह पर आप ये कहते हैं कि इसको रुकवाने के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं कि ब्लास्फेमी के कानून को खत्म किया जा रहा है, और फिर थ्रेटन क्या करते हैं कि कानून हमें, अरे किसी कानून की जरूरत नहीं है, कानून फारूक आजम वाला। मैं खुद एक बरेलवी रहा हूं और इन मौलवियों के जलसों में शरीक होता रहा हूं। मैं आपको बताता हूं वो फारूक आजम वाला कानून क्या है। मुझे नहीं पता कि रिवायत की ऑथेंटिसिटी क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक शख्स था जो कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। इससे पहले वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवा चुके थे, लेकिन वो फिर हजरत फारूक आजम के पास गए और जाकर कहा कि जी ये जो यहूदी शख्स है इसने ये फैसला मेरे खिलाफ आ गया है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या तुम पहले रसूलुल्लाह के पास हो आए हो? उन्होंने कहा हाँ हो आए हैं। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने तलवार निकाली, और वो शख्स जो कि झूठा जो दोबारा फैसला करवाने आया था रसूलुल्लाह के फैसले के बाद, उन्होंने कहा ये तुमने गुस्ताखी की, और कत्ल कर दिया उस शख्स को। ये एक फारूक आजम वाला कानून है बकौल इनके, और इसकी बुनियाद पर यानी कि किसी को भी कत्ल किया जा सकता है, और वो यहां पर रुकते नहीं है। वो फिर जो मैंने आपको बात बताई है उसको फिर मजीद डिस्क्राइब भी करते हैं। वो कहते हैं कि मुमताज कादरी या इल्मुद्दीन द छुरा, यानी कि इल्मुद्दीन ने जो छुरा मारा था या मुमताज कादरी ने जो कत्ल किया था, हम वो भी कर सकते हैं।
और मुल्क नहीं, सारी दुनिया भी उजड़ जाए, ये तो एक मुल्क है, सारी दुनिया भी उजड़ जाए, हमें इस बात से कोई परवाह नहीं है। सो बेसिकली हमें कानून की कोई परवाह नहीं है। पार्लियामेंट का हिस्सा उन्होंने करार दे दिया, हाई कोर्ट के जज का करार दे दिया, साथ साथ उन्होंने कुलीदी ओहदे की बात भी कर दी। अब जरा आप इस स्टेटमेंट को, दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाइएगा। एक स्टेटमेंट जो साद रिजवी ने अभी दी है और जो 2018 में आसिया बीबी के एक्विटल के मौके पर साकिब निसार के दौर में जब ये फैसला हुआ कि आसिया बीबी ने ब्लास्फेमी कमिट नहीं की थी और उसकी एविडेंस ये थी कि जो उनके खिलाफ बयानात देने वाले थे उनके बयानात आपस में नहीं मिल रहे थे और उनके अपने बयानात जो थे वो कभी कुछ बयान था कभी कुछ बयान था, तो उन्होंने एविडेंशियरी वैल्यू की बेसिस पर कि उसकी वैल्यू जो थी वो खत्म हो जाती है जब उनके बयानात आपस में नहीं मिल रहे थे, तो इस बुनियाद पर उन्होंने इस हक में फैसला दिया कि इस खातून के ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया। तो जब ये फैसला आया तो पीर अफजल कादरी ने यहां चेरिंग क्रॉस लाहौर के ऊपर खड़े होकर यह ऐलान किया कि और ये हुक्म दिया अपने कारकुनान को, और हुक्म यह था कि कोई शख्स अगर पाकिस्तान की आर्मी में है और ये जो जर्नैल है हमारे, उसके घरों में अगर कोई काम करता है तो उनको कत्ल कर दें। जो लोग जजेस के घरों में नौकर चाकर हैं वो अगर इन जजेस को देखते हैं वो उनको कत्ल कर दें। और क्यों कत्ल कर दे? यही वाला कानून गाजी अल्मुद्दीन द छुरा, साथ मुमताज कादरी का बंदूक और साथ फारूक आजम वाला कानून, कुलीदी ओहदे, पार्लियामेंट का हिस्सा, हाई कोर्ट का जज, यही अल्फाज एग्जैक्टली थे। उसके ऊपर एक जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन हुआ। पूरे पंजाब से इनको राउंड अप किया गया, कराची से इनको राउंड अप किया गया। खादिम रिजवी कई महीने जेल में रहा और उसके बाद जब वापस आया था तो पाकिस्तान फौज के जिंदाबाद के नारे लगाकर वापस आया था। और फिर उसके बाद उसने दोबारा फौज को दोबारा से जो है वो तड़ी लगाई थी कि हम भी नाम ले देंगे नवाज शरीफ का, बता दे कि किसने उसको ये कहा था कानून में तब्दीली करे, मैं भी बता दूंगा कि किसने हमें कहा था कि धरने के लिए चल पड़ो। तो उस मौके पर भी चंद दिन के बाद खादिम रिजवी साहब जो थे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे कोविड का बहाना बनाकर। और साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि पीर अफजल कादरी उस वक्त भी, एहसन इकबाल ऑन रिकॉर्ड है कि उनको दिखाया गया था कि आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं, ये कानून है और इस कानून के अंदर देख लीजिए ये कागजात हैं, इसकी बुनियाद पर आप क्या गलत बात, आप तो बात ही गलत कर रहे हैं कि हमने कोई कानून चेंज किया इस हवाले से। तो पीर अफजल कादरी उसके बाद वापस नहीं आए थे। सो ये सब की सब चीजें जो है वो यहां पर है। और ये एक मरतबा फिर जो मौलवी हजरात हैं उन्होंने पाकिस्तान के कानून को एक मरतबा फिर मोम की नाक की तरह मोड़ दिया है। और फिर ये बात कहना कि मोदी जो है वो इंडिया के अंदर कोई बहुत बड़ा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है और वो कातिल है और वो बुचर ऑफ गुजरात है, ये सारे के सारे बुचर, और दे आर इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, दे आर इन मिलियंस, करोड़ों शायद, जो कहीं पर भी खड़े होकर किसी को भी लिंच कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी प्रॉब्लमेटिक। और यहां पर अगर गवर्नमेंट और स्टेट सामने नहीं आते इनका मक्कू ठपने के लिए तो ये बढ़ते चले जाएंगे और आप दोबारा से इस मुल्क को 2007-2008 वाली पोजीशन में, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो ला चुके हैं, पंजाब में आप 2011, 12, 13 और 18 वाली पोजीशन अगर लेकर आएंगे तो आपका ये पिछले 10 साल का किया हुआ सारा का सारा 2014 से ऑनवर्ड्स जो आपका एफर्ट थी वो सारी की सारी इज गोइंग टू वेस्ट। आखिर में केस आपको पता है कि एक चल रहा है आदिल राजा के खिलाफ यूके के अंदर डेफेमेशन का, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिगेडियर साहब पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने धांधली की थी और वो जो धांधली थी उसके बारे में इनके पास इन्होंने मीटिंग की, फलाने बंदे से मीटिंग की, वो मीटिंग जो है उसके अंदर, तो वो इल्जामात के हवाले से यूके के अंदर एक कोर्ट केस चल रहा है और बहुत जल्द जो है वो उसके अंदर लगता है कि आदिल राजा के खिलाफ फैसला आ जाएगा। 33,000 पाउंड की उनके ऊपर पहले ही मुख्तलिफ लोगों के ऊपर जो है वो इल्जामात लगाने की वजह से या गलत बात करने की वजह से या अदालत के साथ परसूख ना करने की वजह से वो मुखालिफ जो वकला टीम है उसको 33,000 पाउंड पे कर चुके हैं। अभी उनके ऊपर मजीद फैसला आना है। और कल जैसा कि सफीना खान ने हमारे प्रोग्राम में रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि ये जब भी इनके ऊपर इतनी हैवी पेनल्टी पड़ेगी कि जब भी इनके पास थोड़े से भी पैसे आएंगे तो वो स्टेट इनसे लेकर और उस बंदे को दे दिया करेगी। तो अब एक और जो है वो केस बहुत जल्द होने जा रहा है और ये कनाडा में शायद सामने आएगा। खान्स आर्मी के नाम से एक अकाउंट है, इसके बारे में ये भी बहुत सारे लोगों पर इल्जाम लगा, इन्होंने एक इल्जाम लगाया खातून के ऊपर जो कि कनाडा में रहने वाली ही एक पाकिस्तानी ओरिजिन की खातून है। और इन्होंने ये कहा कि ये जो शख्स है इसने पाकिस्तानी अथॉरिटीज को हमारे बारे में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में इतलात दी हैं और ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का हिस्सा है। और उस खातून ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई इतलात नहीं दी, मैंने तो किसी अथॉरिटी से कोई बात नहीं की और अब मैं इनको जो है वो कोर्ट में लेकर जाऊंगी। और उन्होंने कहा कि मैंने डेफेमेशन का इनके ऊपर जो केस है वो करने का फैसला कर लिया। मैं आपको ये इतला देता चलूं कि ऐसे मशवरे दिए गए हैं पिछले कुछ दिनों में हमारी ताकतवर एजेंसीज को कि आप जो ये तमाम वेस्टर्न कैपिटल्स हैं इनके अंदर जो पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं, जो कॉन्सुलेट्स हैं, इनके साथ एक लीगल टीम को हायर करें, हर जगह पर पावरफुल अच्छे वकला को हायर करें, उनको पैसे दें और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो वहां बैठकर डेफेमेशन कर रहे हैं, यह चाहे यूट्यूब के जरिए चाहे अपनी ट्विटर पोस्ट के जरिए, इनके ऊपर
जो है वो क्रैक डाउन करने का कोई जरिया और नहीं है, बल्कि इनके ऊपर डेफेमेशन केसेस ही होने चाहिए हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर आदिल रजा के खिलाफ ये फैसला आता है तो ये पॉलिसी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। मैं इन खातून की बात नहीं कर रहा, ये तो अपने तौर पर जा रही हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान की जो एम्बेसीज हैं इन वेरियस वेस्टर्न कैपिटल्स, दे आर आल्सो गोइंग टू प्रोबेबली हायर सम टॉप लेवल लॉयर्स जो कि इस तरह के केसेस में काम आएंगे। और ट्रांसनेशनल रिप्रेशन यानी कि जिसमें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में उसको डिनाई नहीं करूंगा, वो जाहिर सी बात है कि अथॉरिटेरियन स्टेट्स करती हैं, पाकिस्तान की भी इसकी एक हिस्ट्री रही है। लेकिन साथ साथ झूठ और प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ के बारे में जो एक बाजार गर्म है उसको भी ठंडा करने में कुछ के लिए जो इकदाम लिए जा रहे हैं उसमें ये भी शामिल होगा। फिलहाल के लिए अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।